नास्का सभ्यता ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, ये इतिहास से मिली एक चेतावनी है। हम सब ने नास्का लाइंस के बारे में सुना है, जमीन पर बनी वो विशाल आकृतियां जिन्हें देखकर आज भी हैरानी होती है। पर क्या कभी सोचा है कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया, वो नास्का सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? सालों तक इस पर किस्से कहानियां बनती रहीं, एलियन से लेकर न जाने क्या क्या। लेकिन असलियत यह है कि इसका जवाब कोई रहस्य है ही नहीं। ये तो एक चेतावनी है। जो नई रिसर्च सामने आई है वो किसी रहस्यमयी कहानी से कहीं ज्यादा डराने वाली है। ये अपनी ही कामयाबी के हाथों तबाह हो जाने की एक कहानी है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं रेगिस्तान के इन उस्तादों से, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। हमें नास्का के लोगों को किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस सभ्यता की तरह देखना होगा, जिसने एक बहुत बड़ी चुनौती का हल निकाला था। तो आखिर थे कौन ये नास्का लोग? देखिए, ये लोग ईसा पूर्व 100 से 800 ईस्वी के बीच दक्षिणी पेरू के एक बहुत ही सूखे इलाके में रहते थे। ये कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि अलग अलग गांवों का एक समाज था। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, कपड़ा बुनने में और खेती में कमाल के माहिर थे। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसी जमीन पर फल फूल रहे थे जहां बारिश लगभग होती ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब है पुकियोज। ये एक बहुत मुश्किल समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान था। ये असल में जमीन के नीचे बनी नहरों का एक ऐसा नेटवर्क था जो जमीन के अंदर मौजूद पानी को खींचकर खेतों तक पहुंचाता था। अब ये सिस्टम काम कैसे करता था, ये समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले ये जमीन के काफी नीचे पानी के स्रोतों तक पहुंचता था। फिर पानी को हल्की ढलान वाली सुरंगों से आगे बढ़ाया जाता था। बीच बीच में घुमावदार कुएं बनाए जाते थे, जिन्हें ओजोस कहते थे। ये रखरखाव और हवा के आने जाने के लिए थे। और नतीजा, खेतों को सींचने के लिए साल भर लगातार पानी की सप्लाई। सोचिए, ये इंजीनियरिंग इतनी बेहतरीन थी कि इनमें से कुछ पुकियोज आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक अंधेरा कोना भी छिपा होता है। और यहीं पर कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। उनकी सफलता ने ही उनके विनाश के बीज बो दिए थे। हुआ ये कि आबादी बढ़ रही थी, खेती फैल रही थी और उसके लिए चाहिए थी और ज्यादा जमीन। और इसी जरूरत ने उन्हें एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी चलने वाली गलती करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ये एक तरह का सौदा था। थोड़े समय के लिए तो फायदे ही फायदे थे। खेत बढ़ गए, खाने पीने की पैदावार बढ़ गई और आबादी भी बढ़ने लगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो लंबे समय में इसका नुकसान होने वाला था, वो किसी ने नहीं देखा। जमीन के नीचे का पानी घटने लगा, मिट्टी का कटाव तेज हो गया और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया। और देखिए, उन्होंने जो पेड़ काटे थे, वो कोई मामूली पेड़ नहीं थे। वो थे हुआरंगों के पेड़। ये पेड़ उस इलाके का एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा कवच थे। इनकी गहरी जड़ें पानी को जमीन में रोक कर रखती थीं, मिट्टी को बहने से बचाती थीं और बाढ़ के असर को भी कम करती थीं। इन पेड़ों को काटना सिर्फ जंगल साफ करना नहीं था, ये अपने ही सुरक्षा कवच को तोड़ना था। और जब आपने अपना सुरक्षा कवच ही हटा दिया हो, तो फिर तबाही का आना तो तय था। अब बस एक ऐसे बाहरी झटके की जरूरत थी जो इस कमजोर हो चुके सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दे। और वो झटका आया बदलते मौसम के रूप में। और फिर जलवायु बदल गई। एल नीनो का असर बढ़ने लगा और उस सूखी जमीन पर जहां कभी बारिश नहीं होती थी, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। इसके बाद जो हुआ, वो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की एक पूरी चेन थी। हुआरंगो जंगल तो थे नहीं, तो बाढ़ को रोकने वाला कोई नहीं था। पानी और कीचड़ के सैलाब ने उनके नाजुक पुकियो सिस्टम को तबाह कर दिया। खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई और जो जमीन बची वो भी नमकीन होकर बंजर हो गई। मतलब उनके पूरे फूड प्रोडक्शन सिस्टम की नींव ही ढह गई। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये कोई अचानक आई सुनामी नहीं थी, बल्कि ये एक सभ्यता का धीमा, दर्दनाक अंत था। पीढ़ियों तक चलने वाली एक धीमी मौत। देखिए ये पतन कैसे धीरे धीरे हुआ। 500 ईस्वी के आसपास एल नीनो ने उस बिना जंगल वाली जमीन पर कहर बरपाना शुरू किया। 550 ईस्वी तक समाज में तनाव इतना बढ़ गया कि सबूतों में अजीब अजीब रस्में, मानव बलि और लड़ाई झगड़े दिखाने वाली कलाकृतियां मिलने लगीं। 650 ईस्वी तक खाने पीने का संकट इतना गहरा गया कि लोग वहां से जाने लगे।
और 800 ईस्वी आते आते नास्का समाज पूरी तरह बिखर चुका था। लोग या तो वो जगह छोड़कर चले गए या फिर पास की वारी संस्कृति में शामिल हो गए। तो फिर उन मशहूर नास्का लाइंस का क्या? वो जमीन पर बनी विशाल आकृतियां? नहीं, वो शायद एलियंस के लिए नहीं थीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि वो शायद देवताओं से की जाने वाली हताश प्रार्थनाएं थीं, उस पानी और उस व्यवस्था के लिए जो वे खो चुके थे। ये कला नहीं, एक टूटती हुई सभ्यता की चीख थी। तो ये सब सुनकर सवाल उठता है कि नास्का की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। यही है नास्का की हमारे लिए चेतावनी, इतिहास का वो सबक जो बार बार खुद को दोहराता है। देखिए, नास्का की विरासत में ये दोनों चीजें हैं। एक तरफ उनकी जबरदस्त काबिलियत, पानी को कंट्रोल करने की शानदार तकनीक, एक लचीला समाज और बेहतरीन कला, और दूसरी तरफ वही वजह जो उनकी तबाही का कारण बनी, अपनी सफलता के दम पर हद से ज्यादा फैलना, प्रकृति से उसकी क्षमता से ज्यादा छीनना, और सबसे बड़ी बात, दूर तक सोचने की जबरदस्त कमी। असल बात यह है कि नास्का इसलिए खत्म नहीं हुए कि उनकी टेक्नोलॉजी कमजोर थी, बल्कि वो इसलिए खत्म हुए क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इतनी अच्छी कि इसने उन्हें अपने पर्यावरण को उसकी टूटने की हद तक धकेलने की ताकत दे दी। वो इस धोखे में आ गए कि वो प्रकृति को काबू कर सकते हैं। आखिर में ये एक लाइन सोचने पर मजबूर करती है, सभ्यताएं किसी दुश्मन से हारने से पहले अपनी ही सफलता से मारी जाती हैं। नास्का की कहानी हमें यही दिखाती है, और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम उनकी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं या उन्हें ही दोहराने की राह पर हैं।